नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज से लोकसभा में साल 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत होगी। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री श्रीपद यसो नाइक विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की ओर से परियोजनाओं के पूरे होने में होने वाली देरी के संबंध में गठित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सदन में पेश करेंगे। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्यों के साथ साथ सांसद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम सवाल पूछेंगे। मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती आज से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिस्र के विदेश मंत्री आज सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। मिस्र के विदेश मंत्री राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मिस्र के विदेश मंत्री हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा कल उनके प्रस्थान के साथ समाप्त हो जाएगी। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापैट्रिटिस भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली में है। जॉर्ज गेरापैट्रिटिस 8 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। गेरापैट्रिटिस का आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। जॉर्ज गेरापैट्रिटिस की यात्रा से ग्रीस भारत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। राजधानी दिल्ली की सभी 70 सीट पर मतदान कल शाम संपन्न हो गया। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60.42% मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ। यहां मत प्रतिशत 66.25 दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में दर्ज हुआ। शाहदरा जिले में मतदान का प्रतिशत 63.94% रहा। उत्तरी दिल्ली में 59.55% और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 60.70% मतदान हुआ। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत आतिशी, मनीष सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश बिधूड़ी की किस्मत ईवीएम में हुई बंद। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार रहे। चुनाव मैदान में कुल 699 उम्मीदवार थे। दिल्ली में रह रहे कई पाकिस्तानी शरणार्थियों ने सीएए के तहत नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट डाला। शरणार्थियों ने कहा, हमने पहली बार यहां भारत में मतदान किया, बहुत खुशी हो रही है। वहीं अगर कल हुए उपचुनाव की बात की जाए तो तमिलनाडु के रोड ईस्ट में लगभग 67.97% और यूपी के मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान हुआ। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्ष के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। भाजपा दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने एग्जिट पोल को नकारते हुए बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कहा कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है और 8 तारीख के नतीजे तय करेंगे कि जनता ने किसका साथ दिया है।
जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बर्फ से ढके इलाके से सुरक्षा कर्मियों ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। हथियार और गोला बारूद एक कंबल में लिपटे हुए थे और एक पेड़ के खोखले तने में छिपाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि बरामद हथियारों में 3 AK-47 राइफल, 11 AK मैगजीन, 1 UBGL, 9 UBGL ग्रेनेड और 2 हथगोले शामिल हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बारामूला के जंगलों में आतंकियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपा रखे हैं। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पूरे उरी सेक्टर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोका जा सके। अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले के जांच के लिए गठित SIT को मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जांच की आड़ में पत्रकारों को परेशान न किया जाए। साथ ही पत्रकारों के जब्त किए गए मोबाइल फोन को भी वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने सामान्य डायरी और केस डायरी में पूछताछ के मिनट को भी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह बात अन्ना विश्वविद्यालय के यौन उत्पीड़न मामले की रिपोर्टिंग कर रहे 3 रिपोर्टर्स द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कही। दरअसल मामले की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर FIR लीक करने और पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर SIT ने केस में उनकी संलिप्तता बताई थी। इस आधार पर SIT इन पत्रकारों से पूछताछ और जांच कर रही थी और उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए थे, जिसके खिलाफ पत्रकारों ने याचिका दायर की। पत्रकारों के वकील का तर्क है कि ये यौन उत्पीड़न मामला है और इस मामले को लेकर पत्रकारों को 3 बार बुलाया गया और गहन पूछताछ के साथ 56 सवालों का सर्वेक्षण जारी किया गया, जो कि एक प्रकार की प्रताड़ना है। प्रयागराज में संगम की रेती पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन लगातार जारी है। बीते 24 दिन में 39 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ 2025 को लेकर देश भर के सनातनियों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कहा जा रहा है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक जारी रहने वाले महाकुंभ में 4 फरवरी तक ही करीब 38.5 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया था। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो जाएगी। शीर्ष भारतीय शटलर और पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने प्रयागराज में संगम में पवित्र स्नान किया। पवित्र स्नान के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनना एक विशेष एहसास है। अपने पिता के संग महाकुंभ में पहुंची साइना नेहवाल ने कहा कि वो जल्द ही अपनी माता को लेकर महाकुंभ में स्नान करने पहुंच सकती हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में रेलवे की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर कई काम कर रहा है। रेलवे की ओर से प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बुजुर्गों को दी जा रही सुविधा की तस्वीरें साझा की है। रेल मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर बुजुर्ग यात्रियों की देखभाल करना हमारे रेल परिवार के लिए एक आत्मीय अनुभव बन गया है। रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि रेल कर्मयोगियों की सेवा और सुरक्षा के प्रति समर्पण ने श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुखमय बना दिया है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से 15,000 से ज्यादा आदिवासी भाग लेंगे।
अलग अलग राज्यों से आदिवासी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, असम समेत अन्य राज्यों से प्रयागराज पहुंचे जनजातीय समाज के लोगों का रास्ते में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दूसरे दिन 7 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा के साथ देश भर से आए हुए जनजातीय समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा और नृत्य के साथ कुंभ स्नान करेंगे। 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ भारत में ओपन एआई मॉडल के विकास पर बातचीत की। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के स्टार्टअप कंपनियों से नए एआई मॉडल पर विचारों को सामने रखने को कहा। साथ ही भारत की एआई स्टैक, जीपीयू मॉडल और एप्स बनाने की रणनीति पर भी बात की। वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को आधिकारिक काम के लिए चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल के इस्तेमाल पर लगाई रोक। ये टूल गोपनीय सरकारी डेटा और दस्तावेजों के लिए पैदा कर सकता है जोखिम। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। इस्पात मंत्रालय ने संयुक्त रूप से तीसरी भारत जापान इस्पात वार्ता की आयोजित। दोनों पक्षों ने इस्पात क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात बाजार से जुड़ी अहम जानकारियों का किया आदान प्रदान। देश के बड़े पोर्ट्स में वित्त वर्ष 2023-24 में 819 मिलियन टन से ज्यादा का कार्गो संभाला। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी जानकारी। साल 2024 में भारतीयों ने गोल्ड में बम्पर निवेश करते हुए 1.5 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदा है। ये निवेश वर्ष 2023 के मुकाबले 60% ज्यादा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में 76 टन गोल्ड खरीदा गया। भारत में सोने की मांग पूरी दुनिया के 1180 टन मांग का 20% रही। भारत के सर्विस सेक्टर ने जनवरी 2025 में मजबूती से पकड़ी रफ्तार। HSBC इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जनवरी में 56.5 रहा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में भी तेजी देखी गई, जिससे एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका से व्यापार को बढ़ावा मिला है। साथ ही जनवरी 2025 में नौकरियों की वृद्धि दर अब तक की सबसे तेज दर रही। भारतीय बाजार में उपस्थिति स्थापित करने और लग्जरी वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2024 में 27 नए विदेशी खुदरा ब्रांड्स ने भारत में किया प्रवेश। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस दशक के अंत तक पश्चिम बंगाल में 50,000 करोड़ रुपए के नए निवेश की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने कहा
ये निवेश 3 प्रमुख क्षेत्रों ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर होगा केंद्रित। इस निवेश से राज्य में 1 लाख नौकरियां होंगी पैदा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने नोएडा परिसर में चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत ओपन एआई के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 1 साल के दौरान ओपन एआई के उपयोगकर्ताओं की संख्या 3 गुना बढ़ी है। एलआईसी ने फ्रॉड ऐप को लेकर ग्राहकों को किया आगाह। एलआईसी ने स्पष्ट किया कि एलआईसी ऑफ इंडिया नाम से एक ऐप फेक है और इसका एलआईसी से कोई लेना देना नहीं है। नैफबीड यानी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक ने नवी मुंबई में 120 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाने वाली ग्रामर्सी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत ट्रांसजेंडर खिलाड़ी महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। यह आदेश उन ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह आदेश शीर्षक 9 के वादे को बनाए रखेगा और ऐसे स्कूलों और एथलेटिक्स संघों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई होगी जो महिलाओं को एकल लिंग वाले खेलों और लॉकर रूम से वंचित करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जोहान्सबर्ग में होने वाली आगामी G20 सम्मेलन में शामिल न होने का ऐलान किया। मार्को रूबियो ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका बहुत खराब काम कर रहा है और निजी संपत्ति का हनन हो रहा है। रूबियो ने कहा कि उनका काम अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना है, न कि करदाताओं का पैसा बर्बाद करना या अमेरिका विरोध को बढ़ावा देना। तुर्की की यात्रा के दौरान सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा कि तुर्की और सीरिया दोनों देशों के लिए सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए बना रहे हैं एक संयुक्त रणनीति। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की अपील की ताकि वो दक्षिणी सीरिया में बफर जोन से हट जाएं। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक ऑनलाइन भाषण के बाद ढाका में उपद्रवियों ने मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ कर आग लगा दी। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि बुधवार रात बांग्लादेश को फांसीवादी गढ़ से मुक्त किया जाएगा। शेख हसीना की पार्टी ने बयान जारी कर देश के अंतरिम यूनुस सरकार पर निशाना साधा और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। शेख हसीना ने अपने ऑनलाइन संबोधन में इस घटना को बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला बताया है। रहीम अल हुसैनी को आगा खान का उत्तराधिकारी किया गया घोषित। वो अब दुनिया के लाखों इस्माइली मुसलमानों के 50वां आध्यात्मिक नेता होंगे। अर्जेंटीना ने की विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की घोषणा। राष्ट्रपति प्रवक्ता के मुताबिक राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ काफी समय से चले आ रहे मतभेदों के कारण अर्जेंटीना को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का आदेश दिया है। अर्जेंटीना के मुताबिक कोविड-19 महामारी के समय स्वास्थ्य प्रबंधन का काम सुचारू रूप से नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देशों के राजनीतिक प्रभाव की वजह से WHO में स्वतंत्रता की कमी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने 4 दिवसीय चीनी दौरे के दौरान कहा कि चीन के साथ उनके देश की दोस्ती में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आतंकवादी हमलों से ये नहीं टूटेगी।
वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के बीच स्थायी मित्रता है। दोनों देशों ने आर्थिक गलियारे के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाकर आपसी संबंधों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग्स में भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने लंबी छलांग लगाई है। अभिषेक 38 पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टेस्ट मैचों में खराब फॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर लगातार उठ रहे सवालों को रोहित शर्मा ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के साथ अपने भविष्य पर चर्चा की है। उन्होंने भारतीय बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल अपने पिता के साथ महाकुंभ पहुंची। साइना ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के 9वें दिन की पदक तालिका में कर्नाटक ने 54 पदकों के साथ शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा है। कर्नाटक ने अब तक 28 स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर सर्विसेज है, जिसने कुल 46 पदक अपने नाम किए हैं। मध्य प्रदेश 34 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 82 पदकों के साथ सर्वाधिक कुल पदक जीतने वाला राज्य है, लेकिन इसमें स्वर्ण पदकों की संख्या 16 होने के कारण वो चौथे स्थान पर है। हरियाणा 51 पदकों के साथ 5वें और तमिलनाडु 44 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर बना हुआ है। मणिपुर, दिल्ली, केरल और पंजाब शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। मेजबान राज्य उत्तराखंड अब तक कुल 33 पदक जीत चुका है, जिसमें से 4 स्वर्ण, 14 रजत, 15 कांस्य पदक शामिल हैं। उत्तराखंड पदक तालिका में 15वें स्थान पर है। इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान सुपर जॉइंट ने पंजाब एफसी पर 3-0 की शानदार जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। श्रीवल्ली भामीदीपति और रिया भाटिया की भारतीय जोड़ी ने हमवतन प्रार्थना थोम्बरे और ऋतुजा भोसले के साथ एलएनटी मुंबई ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4 एम्बुलेंस डोनेट की। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सनम तेरी कसम 7 फरवरी को होगी दोबारा रिलीज। वहीं 7 फरवरी को अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की फिल्म सिलसिला एक बार फिर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ये फिल्म 1981 में हुई थी रिलीज। वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को करीना कपूर और शाहिद कपूर फिल्म जब वी मेट भी सिनेमाघरों में होगी री रिलीज। अभिनेता, लेखक और निर्माता सोहम शाह की फिल्म क्रेजी का टीजर हुआ जारी। फिल्म 28 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म देवा रिलीज के 6ठे दिन 2.4 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म अब तक कुल 26.7 करोड़ की कमाई कर चुकी है। फिल्म स्काई फोर्स ने की रिलीज के 13वें दिन 1.60 करोड़ रुपए की कमाई। इसी के साथ फिल्म ने अब तक कुल 124.05 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म पुष्पा 2 ने ओटीटी रिलीज के 4 दिन बाद ही वैश्विक गैर अंग्रेजी कैटेगरी में 5.8 मिलियन व्यूज बटोरते हुए खुद को दूसरे स्थान पर बनाया।
ब्रिटिश सिंगर एड शीरन ने अपने चेन्नई म्यूजिक कॉन्सर्ट से पहले सिंगर AR रहमान से की खास मुलाकात। वहीं एड शीरन का अगला कॉन्सर्ट 15 फरवरी को दिल्ली NCR में होगा। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने गैरेथ एडवर्ड्स की जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का पहला ट्रेलर किया जारी। फिल्म 4 जुलाई को होगी रिलीज। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।